तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। ये वीडियो तो आप लोग का बहुत पहले आ जाता, लेकिन कल रात में ये पढ़ा रहे थे और 1 बज गया था और हम पढ़ा दिए। देख रहे हैं कि मेरा वीडियो ही कट गया था। मात्र आपका 20 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ था, लगभग 1 घंटा पढ़ाया था, वीडियो भी कट गया था, सब गुड़ गोबर हो गया था। ठीक है ना, सारा मेहनत पानी में चल गया था। तो इसको फिर हम बना रहे हैं आप लोग के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हर टॉपिक में आता है और समझना भी है कि कौन सा यांत्रिक तरंग है, कौन ओ यांत्रिक तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कौन अनुप्रस्थ बोलेंगे, तो कौन सा अनुदैर्ध्य बोलेंगे, सारा समझना है A to Z। फिर देखिए काफी इंपॉर्टेंट लिंक आए हैं आप लोग को। तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग संख्या क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, चाल क्या है, आयाम क्या है, तीव्रता क्या है, नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, सारा में डिफरेंस बताएंगे। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, A to Z बताएंगे। उसके बाद फिर जो ये चार्ट है इसको फिर हम समझाएंगे। अगर इसको हम छोटा करें तो दिखा सकते हैं आप लोग को। छोटा तो है ही, नीचे करते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट जो है काफी फिर इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट को हम समझाएंगे और यहाँ पिक्चर के साथ समझाएंगे क्या होता है, नहीं होता है। मजा आ जाएगा, झकास लगेगा। लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे कि नया साल से पहले आप लोग का जो परिवार है 1 लाख का बन जाए। ठीक है, थोड़ा मदद कीजिए आप लोग भी। तो चलिए, उसके बाद हम बोलते हैं कि पर डे जो है SSC GD का सेट मरवाया जाता है। BSSC का अल्टरनेट होता है, देखिए SSC GD का सेट पर डे होता है, 8:30 बजे लगभग स्टार्ट होता है। और इसको जो है टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जदे पर डाल देते हैं। तो सेट जो हो रहा है वो देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का नवीनतम पैटर्न है, देख सकते हैं 80 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, लेकिन हम बोलेंगे आप लोग को कि जो इसका प्रीवियस हो जरूर मार्क किया जाएगा। प्रीवियस में 100 क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि जितना भी देखे थे प्लेटफॉर्म हो, किरण हो, उसमें जो हिंदी पूछा गया है वो जिस तरह प्रीवियस ईयर में पूछा गया उस तरह हिंदी नहीं पूछ रहा है। तो हिंदी पूछने का तरीका अलग है, इसलिए प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर मार्क किया जाइएगा। जैसे देखिए, ये प्रीवियस ईयर का है, किरण का ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर का है 2021 TCS PIQ। और प्रीवियस ईयर का है वॉल्यूम 3 है, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जो लेना है लीजिए, लेकिन प्रीवियस एक बार जरूर मार्क किया जाइएगा, क्योंकि हिंदी उसी तरह आएगा। ठीक है ना। उसके बाद भोला जी आपको मैथ रीजनिंग पढ़ा ही रहे हैं, तो मैथ आप लोग पढ़ा दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस करें तो ये बुक रख सकते हैं, भोला जी भी रख ले हेल्प के लिए, तो ये भी आप लोग रख सकते हैं। जो चैप्टर पढ़ा देते हैं उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किरण का ही है। और रीजनिंग का भी देखिए कितना मोटा खरीद लिए है, आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है ना। उसके बाद बिहार SSC का भी सेट मरवाया जाता है। जैसे कि बिहार SSC के लिए ये वाला है। उसके बाद प्लेटफॉर्म भी मारते हैं, थोड़ा बिहार SSC में प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्टार्ट कर दे, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, लगभग 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन इंपोर्टेंट है। क्या है तरंग, क्या है तरंग है। तरंग को इंग्लिश से बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव तरंग को इंग्लिश में कहा जाता है। अब बोलेगा वेव क्या है, तरंग क्या है? तो तरंग कुछ नहीं है, तरंग है डिस्टरबेंस, यानी डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना, विक्षोभ उत्पन्न करना, यानी कंपन करना, तरंग कहलाता है। ठंडा में आप नहाइएगा, आपका शरीर कांपेगा, कांप रहे हैं, यानी तरंग उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। लबर लीजिए और लबर को एक बार ऐसे करके छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे होगा, ठन ऊपर नीचे होते रहेगा। ये क्या है? तरंग है। मंदिर में जाते हैं, घंटी में जाते हैं, टन टन टन, तो वो क्या है? तरंग होता है, उसमें कंपन होता है, तरंग होता है। यानी तरंग क्या करता है, किसी मीडियम में क्या है, जब डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जब डिस्टर्ब उत्पन्न होता है, तब होता है तरंग। क्या होता है? भूकंप आता है तो तरंग के कारण आता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, P तरंग, S तरंग, L तरंग, P तरंग, S तरंग, L तरंग। ये क्या है? तरंग है, क्योंकि भूकंप आया तो पृथ्वी डिस्टर्ब हो गया, विक्षोभ उत्पन्न हो गया, यानी कंपन होने लगा। क्या है? तरंग है। चलिए तरंग को हम समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तरंग को हम मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलेंगे ओ यांत्रिक तरंग। क्या बोलेंगे? ओ यांत्रिक। क्या बोलेंगे? ओ यांत्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ यांत्रिक। देखिए, एक तरंग को बोलेंगे यांत्रिक, यानी मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। और एक को बोलेंगे ओ यांत्रिक, यानी नॉन मैकेनिकल वेव। अब यांत्रिक किसे कहेंगे? सिंपल है। क्या सिंपल है? यांत्रिक यानी अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? जिसे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम 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 यानी माध्यम का जरूरत पड़ता हो, उससे बोलते हैं यांत्रिक तरंग।
मीडियम बोले तो या तो वो ठोस यानी सॉलिड, या द्रव यानी लिक्विड, या गैस रहेगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम चाहिए तभी वो तरंग बोलेगा, तभी आगे जाइबो, ऐसे ना जाइबो। जब तक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक ये बोलेगा नो एंट्री, इसकी गलियों में नो एंट्री। इसको चाहिए मीडियम, क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम इसको चाहिए, नहीं इसको माध्यम चाहिए बहने के लिए। तो इससे पूछेंगे यांत्रिक तरंग से, क्या तुम निर्वात में जाओगे? ये बोलेगा कान पकड़िए, निर्वात में नहीं जाएंगे, क्योंकि निर्वात में कोई तो मीडियम में ना है। तो निर्वात में ये गमन नहीं करता है। कौन निर्वात में गमन नहीं करता है? तो निर्वात में यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव गमन नहीं करता है। ठीक है ना। पूछेंगे वो यांत्रिक तरंग को, ये बोलेगा हमको कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, मीडियम मिले या मीडियम नहीं मिले हमको कोई टेंशन नहीं है, हम सगलो एंट्री कर लेंगे, बुलाओ या नहीं बुलाओ हम सगलो चलाएंगे। यानी वो यांत्रिक तरंग को मीडियम नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से गमन करेगा। तो वो यांत्रिक तरंग को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग सात होता है, आप लोग को पता है, लेकिन आगे देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग सात होता है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, दीर्घ रेडियो तरंग होता है ना, सात होता है, तो वो देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, सिंपल बात है। अब यहाँ देखते हैं, पूछेगा कि ये जो किरण है, किरण को चलने चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी देगा कौन? आप लोग खाते पीते हम टन टन रहते हैं, एनर्जी मिलता है। ठीक है ना। तो एनर्जी कौन देगा? तो यहाँ देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी, ये निर्वात में जाएगा, हाँ दौड़ेगा, पगलबा उसको बोलेंगे तो निर्वात में जाएगा, यांत्रिक बोलेगा ना ना नो एंट्री, लेकिन ये बोलेगा एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम दौड़ेंगे। तो ये निर्वात में जाएगा। इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रो यानी विद्युत के रूप में, और मैग्नेटिक यानी चुंबक के रूप में, इसलिए नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको दोनों रूप में एनर्जी मिलता है। लेकिन फिर तरंग को जो है ना, तरंग को माध्यम के साथ गति करने के अनुसार दो भाग में बांटते हैं। यानी कोई तरंग, देखो कोई तरंग देखेंगे तो इस तरह गमन करता है, इस तरह, यानी नागिन की तरह, नागिन डांस करते हुए। शादी ब्याह होगा देखिएगा, अभी एक से एक डांस वायरल होता है नागिन वाला। ठीक है ना। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नागिन की तरह करते हुए आगे बढ़ेगा, तो समझ आना वो अनुप्रस्थ के अंतर्गत आएगा। लेकिन मीडियम देखो इधर जा रहा है, लेकिन ये नागिन की तरह करते हुए बढ़ रहा है, तो हो जाएगा अनुप्रस्थ। लेकिन इस तरह आगे बढ़ेगा, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन। तो उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स बोलेंगे जब नागिन की तरह अप डाउन करके आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग काफी जो लूज होता है उसको ऐसे कीजिए तो ससरा के नीचे आएगा, यानी स्प्रिंग इस प्रकार आगे पीछे हो के आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो वो अनुदैर्ध्य में हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक अंतर और इसमें होता है, काफी खतरनाक होता है। पूछेगा, बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग जितना भी होता है उसमें ध्रुवन का गुण पाया जाता है। आप बोलेगा ये ध्रुवन क्या है? तो ध्रुवन आपको लाइट वाला चैप्टर में काफी अच्छा से पढ़ाएंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि आप लोग 3D मूवी देखते होंगे तो चश्मा में एक विशेष प्रकार का करल होता है, विशेष प्रकार का रेखा बना होता है, प्रोलाइट किया होता है, तो उसको बोलते हैं ध्रुवन, बोलते हैं 3D इमेज देखने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसको लाइट वाला में काफी अच्छा पढ़ाएंगे। तो पूछेगा, बताओ क्या अनुप्रस्थ में ध्रुवन होता है? बिल्कुल होता है। बोलेंगे ए अनुदैर्ध्य, तो राम ध्रुवन होता है? अनुदैर्ध्य बोलेगा ना भाई हमरा ध्रुवन नहीं होता है, तो अनुदैर्ध्य में ध्रुवन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग कितना है जो अनुप्रस्थ भी है, वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग कितना है जो अनुप्रस्थ है? तो बोलना है केवल 7 गो हो, दुनिया में केवल 7 गो वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ भी है, यानी ध्रुवन दिखाएगा और नागिन की तरह करते हुए आगे बढ़ेगा। केवल 7 है, जिसमें प्रमुख एग्जाम्पल है लाइट, लाइट 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 लाइट, आपको पता है लाइट अनुप्रस्थ तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी लाइट को मीडियम मिलेगा तब भी दौड़ेगा,
मीडियम में हवा में भी चलता है, पानी में भी चलता है, कांच में भी चलता है, मीडियम नहीं भी मिलेगा तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में भी जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चार्ज से आता है, ठीक है ना। तो 7 है, कितना एग्जाम्पल है, केवल 7 एग्जाम्पल है। 7 कौन है तो बता चुके हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और दीर्घ रेडियो तरंग, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा वैसा कोई अनुप्रस्थ तरंग है जो यांत्रिक तरंग हो, यानी अनुप्रस्थ हो यानी नागिन की तरह करते हुए आगे बढ़े, लेकिन मीडियम भी चाहिए उसको बढ़ने के लिए, मीडियम भी चाहिए। मीडियम क्या सकता हो तो हाँ है, रस्सी को आप यहाँ बांध दीजिए और रस्सी को बांध दीजिए दीवार में, करिए ऐसे 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 से करिए तो हवा में होगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। यानी रस्सी जो चल रहा है इस तरह, रस्सी किस तरह चल रहा है तो रस्सी आपका चल रहा है इस तरह चल रहा है और हवा में चल रहा है तो रस्सी हो गया अनुप्रस्थ के साथ साथ मीडियम मिल गया तो हो गया ये क्या, तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया है अनुप्रस्थ के साथ यांत्रिक तरंग हो गया है। फिर आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे, जल के सतह पर, जल के सतह देखिए जब हवा चलेगा तब ये जल शांत रहेगा तो ऐसे ना होता है, जब हवा चलेगा तो जल की सतह होगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो जल की सतह जो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। तालाब उलाब में आप देखे होंगे हवा चलने पर तो अप डाउन हो रहा है, यानी हो गया अनुप्रस्थ हो गया, हवा के कारण हो रहा है यानी मीडियम मिल गया, तो मीडियम मिल गया तो यांत्रिक हो गया। सिंपल है, समझ आया कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्या वैसा कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो अनुदैर्ध्य हो यानी लॉन्गिट्यूडनल हो, वैसा कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो अनुदैर्ध्य हो। विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी मीडियम नहीं भी मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो जाएगा, और अनुदैर्ध्य हो यानी आगे पीछे करते हुए आगे बढ़े, दुनिया में हेवन करता है। बोले है तो बोलेगा ना है, यानी ऐसा तरंग दुनिया में है ही नहीं, ऐसा तरंग दुनिया में है ही नहीं। लेकिन वैसा अनुदैर्ध्य तरंग है जो संकुचन विरलन आगे पीछे करते हुए बढ़े, लेकिन बोलेगा तब ये बढ़ेंगे जब हमको मीडियम चाहिए यानी यांत्रिक तरंग हो। तो हाँ है, साउंड इसका अच्छा एग्जाम्पल है। साउंड अनुदैर्ध्य के साथ साथ इसको मीडियम चाहिए, यांत्रिक तरंग है, मीडियम चाहिए। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो हमारे बीच में माध्यम का काम कर रहा है हवा। अगर हवा नहीं रहेगा ना और कोई मेरा कान के पास आकर डीजे सटा के बजा देगा, यानी यहाँ पर जो डीजे हुमच के बजा दिया है, अगर निर्वात है तो हमको सुनाइए नहीं देगा क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तो है ही लेकिन यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो चाहिए, समझ आ गया ना। तो ध्वनि हो गया स्प्रिंग, आगे पीछे संकुचन विरलन करके आगे बढ़ता है तो अनुदैर्ध्य हो गया, और मीडियम चाहिए इसलिए हो गया ये यांत्रिक हो गया। भूकंप आता है, भूकंप तो भूकंप में भी कंपन होता है तो मीडियम में चलता है, ठोस द्रव गैस तीनों में भूकंप आ जाता है, तो भूकंप भी क्या हो जाएगा, तो भूकंप भी इसी का अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। फिर एक देखिए यहाँ बना लेते हैं हम जल, क्या बनाते हैं, ये जल है, ये जल का मान लो ऊपरी सतह है, क्या है, ऊपरी सतह है, और ये जल के नीचे वाला सतह है। तो बताइए आप लोग फटाक से ना बताइए, जल के ऊपरी सतह पर हवा चलने के कारण नागिन डांस होता है, वो अप डाउन हो रहा है, तो क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। हवा कारण हो रहा है यानी मीडियम मिल गया, तो क्या हो गया, यांत्रिक हो गया। तो जल के ऊपरी सतह पर जो होता है वो होता है क्या, तो वो होता है आपका अनुप्रस्थ के साथ यांत्रिक। लेकिन जल के अंदर अप डाउन थोड़ा होता है, जल के अंदर समांतर बहता है, आगे पीछे करते हुए बहता है, यानी अनुदैर्ध्य हो गया। और मीडियम जल लिक्विड है तो मीडियम मिल गया, यानी क्या होगा, जल के नीचे जो व्यवहार करेगा वो करेगा अनुदैर्ध्य तरंग की तरह व्यवहार करेगा। चलिए समझ गए होंगे, समझे कि नहीं, जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए। चलिए अब जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका सीखना है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, वेव नंबर यानी तरंग संख्या, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, स्पीड यानी चाल। देख लेते हैं, फिर नहीं कट गया, एक बार तो पानी में चल गया, ठीक है ना, सारा मेहनत। चलिए ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड यानी आयाम, इंटरसिटी यानी तीव्रता, नोड को नोडे बोलो, या नोड होता है गांठ, क्या होता है गांठ, आप लोग मानते हैं शादी होगा तो गांठ बनेगा, ठीक है ना उसके बाद इंटर नोड, ठीक है ना। ये अब देखिए इसको पढ़ना है, पहले से पढ़ते हैं, देखिए डायरेक्ट पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, क्या पढ़ते हैं, तरंगदैर्घ्य पढ़ते हैं। चलिए तरंगदैर्घ्य पढ़ने स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे कर देते हैं,
तरंग दैर्ध्य। चलिए देखिए तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे, सिंपल समझना तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये एक तो मेरा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया विस्थापन है, मतलब माध्य स्थिति है, और इससे बह रहा है, क्या बह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि इससे एक तरंग, इस प्रकार तरंग जा रहा है, तरंग जा रहा है, तरंग जा रहा है। एक ठो और बना देते हैं हम, दो को बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को समझ आ जाएगा। इससे भी मान लो तरंग जा रही है, तरंग जा रही है, तरंग जा रही है, जा रही है। अब देखो तरंग दैर्ध्य किसे बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला को बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो ये मेरा हो गया शीर्ष, क्या हो गया, शीर्ष, क्या हो गया, शीर्ष। और नीचे वाला बोलते हैं बॉटम, क्या बोलते हैं, बॉटम, क्या बोलते हैं, बॉटम। यानी ये मेरा हो गया गर्त, क्या हो गया, गर्त, क्या हो गया, गर्त, क्या हो गया, गर्त हो गया। तो ऊपर वाला हो गया शीर्ष यानी टॉप, और नीचे वाला हो गया बॉटम यानी गर्त। अब ध्यान दीजिए तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे, तो बोलेंगे दो शीर्षों के बीच की दूरी को, दो शीर्षों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे, या दो गर्तों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तरंग दैर्ध्य को इंडिकेट किसे करते हैं, लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा यानी लैम्डा। इसको भी बोल सकते हैं हम क्या, इसको भी बोल सकते हैं लैम्डा, क्या बोल सकते हैं, लैम्डा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ शुरू हुआ है, और यहाँ वाला ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर देखो यही रिपीट हो रहा है, ऊपर गया नीचे आया यानी यहाँ तक, फिर देखो ऊपर गया नीचे आया यानी ये वाला रिपीट हो रहा है बार बार, ऊपर आया नीचे गया यानी ये वाला रिपीट हो रहा है बार बार, ऊपर गया नीचे आया यानी ये वाला रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका भी लंबाई तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, तीनों समान होगा, शीर्ष का लंबाई बोले या गर्त की लंबाई बोले, या जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा था, तो रिपीट हो रहा था ये वाला, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। जो रिपीट हो रहा है इसका भी लंबाई को हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, क्या बोलेंगे, लैम्डा कहेंगे। तो लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है दो शीर्षों के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या जो तरंग तरंग रिपीट हो रहा है उसे उसके एक ले लो, एक तरंग को ले लो, तो एक तरंग की लंबाई को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब बोलेगा कि खाली ऊपर वाला नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि देखिए कोई ऊपर आया नीचे आया, तो ऊपर आएगा तभी कंपन होगा, ऐसा नहीं खाली नीचे चल गया तो कंपन नहीं, नीचे गया ऊपर आया था कंपन, फिर नीचे गया ऊपर आया था फिर कंपन। यानी एक कंपन में होता है नीचे ऊपर मिला के एक कंपन होता है, नीचे ऊपर मिला के एक कंपन होता है। तो एक कंपन का जितना लंबाई था, एक कंपन का जितना लंबाई था उसी को बोले तरंग दैर्ध्य, क्या बोले थे, तरंग दैर्ध्य बोले थे। कोई दिक्कत है, तो हम तरंग दैर्ध्य समझ गए हैं। तरंग दैर्ध्य को जो है ना, तरंग दैर्ध्य को अगर मापते हैं तो मीटर में, कैसे मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है। और तरंग दैर्ध्य को सिंबल यानी इंडिकेट करते हैं लैम्डा, किसे करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम, 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 लेकिन एंगस्ट्रॉम काफी छोटा है, और एंगस्ट्रॉम बोल दिए ठीक है, लेकिन एंगस्ट्रॉम भी मीटर में है। आप लोग को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 टू द पावर -10, -10 क्या, तो मीटर, 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 मीटर होता है, ये आप लोग को पता ही है। फिर क्वेश्चन पूछेगा यानी इसको मीटर में मापते हैं, हाँ मीटर में मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा इसको अथी कर रहे हैं, एक तरंग की लंबाई जितना होता है, एक तरंग की लंबाई जितना होता है यानी अप डाउन मिला जितना होता है उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना है, 0.1 मीटर, तो इसका तरंग दैर्ध्य हो गया कितना, तो 0.1 मीटर, लैम्डा बराबर 0.1 मीटर। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, लैम्डा बराबर 0.2 मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, तो लैम्डा बराबर हो गया 0.3 मीटर। मान लो कि ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य बराबर कितना हो गया, 0.4 मीटर। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, चलो जितना ये है उतना यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, अब तरंग संख्या किसे कहेंगे, वेव नंबर किसे कहेंगे, वेव नंबर किसे कहा जाएगा, वेव नंबर किसे कहा जाएगा, ये समझना है, ठीक है ना। तो वेव नंबर समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो तरंग संख्या जान गए, जितना एक तरंग की लंबाई होता है उसे बोलते हैं क्या, तो उसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। लेकिन तरंग संख्या किसे कहेंगे, तरंग संख्या, ओह हाँ, तरंग संख्या किसे कहेंगे, तरंग संख्या किसे कहेंगे, सिंपल बोलना है, क्या बोलना है,
1 मीटर में जो तरंगदैर्घ्य होगा, 1 मीटर लंबाई लो, उसमें जितना तरंगदैर्घ्य घुस गया है, जितना तरंगदैर्घ्य उसके अंदर अट गया है, उसे बोलेंगे वेव संख्या, वेव नंबर, तरंग संख्या। तरंग संख्या अब बोलेगा कैसे, तो बोलेंगे हम ऐसे, समझो यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो कि इसका तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितना है, 0.1। कितना है तरंगदैर्घ्य का जो लंबाई है वो कितना है, तो 0.1 है। तो 0.1 तरंगदैर्घ्य की लंबाई हो गया, लेकिन 1 मीटर में कितना 0.1 आएगा, सिंपल बात है 10 आएगा। 0.1 जोड़ 0.1 जोड़ 0.1 जोड़ 0.1 जोड़ 10 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर। कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर कितना हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया यहाँ पर 0.1 मीटर, लेकिन तरंग संख्या यानी n, तरंग संख्या यानी n क्यों, n कितना हुआ, तो 0.1 10 को लेंगे तब 1 मीटर पूरेगा, 0.1 10 को लेंगे तब 1 मीटर पूरेगा, यानी तरंग संख्या हो गया 10। कितना हो गया, 10 हो गया। समझ आया ना, समझ आ गया होगा। मान लीजिए कि इसका लंबाई बोल दिया हम कितना, तरंगदैर्घ्य का लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ऐसे तो ये तरंगदैर्घ्य को हम मीटर में लेते हैं, जब इसको मीटर में बदलेंगे तब हो जाएगा 0.25 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर समझाने के लिए ले लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लो तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबाई है। तो तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन तरंगदैर्घ्य को लिखते हैं मीटर में, तो 100 से भागा देंगे तो 0.25 मीटर आएगा। लेकिन पूछा बताओ तरंग नंबर कितना है, तरंग नंबर कितना है, तरंग नंबर कितना है, यानी n बराबर कितना है, n बराबर कितना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में जे तरंगदैर्घ्य उतना तरंग संख्या, 1 मीटर में जितना तरंगदैर्घ्य उतना तरंग संख्या। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एक तरंगदैर्घ्य की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो 4 तरंगदैर्घ्य की लंबाई 100 सेंटीमीटर, एक तरंगदैर्घ्य की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 4 तरंगदैर्घ्य की लंबाई 100 सेंटीमीटर, यानी n बराबर 4 हो गया। 4 गो तरंगदैर्घ्य मिलेगा 25-25 वाला, 25-25 वाला, 25-25 वाला। तो ये हो गया क्या, ये हो गया तरंग संख्या। 25, 25, 50, 25, 75, 25, 100 पूर गया ना। तो तरंग संख्या को 4 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मान लीजिए हम ऐसा देते हैं, ऐसा आपको दे देते हैं कि मान लीजिए इसका लंबाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए क्वेश्चन और दे रहे हैं सिर्फ, मान लीजिए कि इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई जो है 0.5 मीटर है। कितना है, 0.5 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई 0.5 मीटर, यानी तरंगदैर्घ्य की लंबाई हो गया 0.5 मीटर। तो बताओ तरंग संख्या कितना होगा, तरंग संख्या कितना होगा, यानी 0.5 के गो लेंगे तो 1 मीटर पूर जाएगा, 0.5 के गो लेंगे तो 1 मीटर पूरेगा। तो जब 0.1 था तो 10 को 0.1 लिए तब पूरा 1 मीटर। तो जब 0.5 है यानी 0.5 है तो क्या बोलेंगे तो 1 मीटर पूरेगा, बता दीजिए। तो 2 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 2 गो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 2 लेना पड़ेगा, यानी n बराबर कितना, तो 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। 0.5 ले लो और 0.5 ले लो तो 5 5 10 यानी 1.0, यानी 2 में पुर गया कितना, 2 में पुर गया 1 मीटर, यानी तरंग की संख्या 1 हो गया। कोई दिक्कत है, इतना समझ गए होंगे, तो तरंग संख्या समझ गए होंगे। और तरंग संख्या क्या है, तो तरंग संख्या जो है तरंगदैर्घ्य का उल्टा है, तरंगदैर्घ्य का उल्टा है, तरंगदैर्घ्य का उल्टा है, उल्टा है यानी 1/मीटर, 1/मीटर। तो ऐसा ही मतलब हो गया मीटर इनवर्स। इसको इंडिकेट करेंगे n से, इंडिकेट करेंगे n से, n मतलब नंबर। फिर बढ़ते हैं आगे, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति यानी कंपन, आवृत्ति यानी कंपन, ठीक है ना। तो इसका ऐसा मतलब होता है हर्ट्ज, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हर्ट्ज। कौन था, हर्ट्ज। कौन था, हर्ट्ज, हर्ट्ज था, ठीक है ना। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स को ही बोलते हैं हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स को ही बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है, यानी सेकेंड का उल्टा। और इसको इंडिकेट करते हैं एफ से, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी से, या आपको कभी कभी ये एन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो एन लिखा हुआ मिल जाएगा तो वहाँ, लेकिन वहाँ पर लिख देगा कि एन मेरा तरंग संख्या नहीं है बल्कि आवृत्ति है। या कभी कभी म्यू लिखा हुआ भी मिल जाएगा, म्यू लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकेंड में, 1 मीटर में जो तरंगदैर्घ्य होगा वो तरंग संख्या, लेकिन 1 सेकंडवा में जितना बार कंपन किया है, 1 सेकंड में जितना बार कंपन किया है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 1 सेकंड में 10 बार कंपन हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गया है। 1 सेकंड में 20 बार कंपन किया है तो फ्रीक्वेंसी 20 हो गया है। 1 सेकंड में 2 बार कंपन किया है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गया है। 1 सेकंड में 100 बार कंपन किया है तो फ्रीक्वेंसी 100 हो गया है। समझ आया। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ बताते हैं आप लोग को, थोड़ा समझिएगा।
मजा आएगा। ठीक है, ये सब समझने वाला पॉइंट है, काफी हम इजी तरीका से बताने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जो है इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक कंपन किया है, तो बताओ 1 सेकंड में इतना कंपन हुआ, इतना कंपन हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना है। देखो एक कंपन यहाँ हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे मिला के एक कंपन बोलते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन मिला के कंपन बोलते हैं। एक कंपन यहाँ हो गया, 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 एक कंपन यहाँ हो गया। और मान लो 1 सेकंड में हुआ, कितना सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में हुआ। तो 1 सेकंड में हुआ, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है 5 हुआ। कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी जो है 5 हुआ, फ्रीक्वेंसी जो है 5 हुआ, क्योंकि 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए जिसके जीएस तक। चलिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम ये लिए, ये कर दिया, छोटा छोटा बना रहे हैं, अप डाउन 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 अप डाउन। ठीक है, बोलेंगे बताओ ये 1 सेकंड में हुआ, कितना सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में मान लो कंपन हुआ, 1 सेकंड में मान लो कंपन हुआ, इतना बार कंपन हो गया। तो कितना कंपन हुआ गिन लेते हैं, फटाफट गिनो कितना कंपन हुआ। तो गिनते हैं कितना कंपन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 कंपन, ऊपर नीचे मिला के ये 2 कंपन, ये 3 कंपन, ये 4 कंपन, ये 5 कंपन, ये 6 कंपन, ये 7 कंपन, ये 8 कंपन, ये 9 कंपन, यानी 1 सेकंड में 9 बार हुआ। तो फ्रीक्वेंसी 9 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन अब हम थोड़ा उल्टा पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड में 9 बार हुआ तो फ्रीक्वेंसी 9 हो गया। लेकिन हम बोल देते हैं कि ये इसका जो क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य का लंबाई हुआ, तरंग संख्या के तरंग के लंबाई हुआ। तो तरंग के लंबाई इसको हम बोल दें कि ये तरंग के लंबाई जो है ये 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। तरंग की लंबाई जो है 0.2 मीटर है, यानी तरंग जो है ये कितना हो गया, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो बता दीजिए आप लोग तरंग संख्या क्या होगा, तरंग दैर्घ्य हो गया है 0.2 मीटर। तो तरंग संख्या क्या होगा, n क्या होगा। तो सिंपल बात बताओ, 0.2 के गो लेंगे तो 1 मीटर पूरेगा, 1 मीटर में जे गो, 1 मीटर में जितना तरंग दैर्घ्य रहेगा उसे बोलेंगे तरंग संख्या। तो बताइए सिंपल, जब तरंग दैर्घ्य की लंबाई 0.2 मीटर है, तो 0.2 के गो लेंगे तो 1 मीटर पूर जाएगा, 5 गो लेंगे 2 × 10 यानी 1.0, यानी 1 मीटर पूर गया, यानी 5 को लेना पड़ेगा। तो तरंग संख्या हो गया 5, कितना हो गया, 5 हो गया, समझ गए होंगे। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कुछ ना है, 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब समझते हैं कि ये टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल ये क्या है, आवर्तकाल को काल यानी समय, समय का समय मतलब सेकंड। तो सेकंड का उल्टा है ये, सेकंड का उल्टा है ये कौन, आवृत्ति, क्योंकि यहाँ देखो उल्टा एसआई मात्रा लिखा हुआ है। इसको इंडिकेट करते हैं टी से, कैसे करते हैं, टी से। आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो 1 सेकंड में एक सेकंड नहीं, एक कंपन में जितना समय लगा, एक कंपन में अप डाउन, एक कंपन में जितना समय लगा अप डाउन, तो एक कंपन में जितना समय लगा है उसी को कहा जाता है क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल, थोड़ा यहाँ हल्ला हो रहा है। तो चलिए हम क्या बोल रहे थे, 1 सेकेंड, एक कंपन में जितना सेकंड लगा, चालू किए कि ना, तो हाँ चलिए चालू है। तो एक कंपन में जितना सेकंड लगा, एक कंपन में जितना सेकंड लगा उसे बोलते हैं क्या, आवर्तकाल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंपन हुआ ना, इसमें समय लगा कितना, तो मान लीजिए समय लगा इसमें 0.1 सेकंड, तो आवर्तकाल 0.1 सेकंड हो गया है। यहाँ पर देखो एक कंपन हुआ ना, यहाँ से लेके और दोनों एक चल रहा है, कलरवा चेंज करेंगे तो ना आप लोग को समझ आएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपन हो गया, अप और डाउन में एक कंपन हो गया। और मान लो इसमें समय लगा 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड, तो एक कंपन में समय लगा 0.2 सेकंड, तो आवर्तकाल हो गया 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड कितना होगा, 0.2 सेकंड। मान लीजिए यहाँ पर हम बना दिए हैं, यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पर एक कंपन करवा दिए हैं, ठीक है ना। एक कंपन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें समय कितना लगा, तो मान लो समय लगा 0.3 सेकेंड, तो एक कंपन में समय लगा 0.3 सेकेंड, तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। यानी एक कंपन में जितना समय लगा उसी को बोलेंगे आवर्तकाल। समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक मीटर में जे वो तरंग दैर्घ्य होगा उसे तरंग संख्या, 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा उसे फ्रीक्वेंसी, और एक तरंग को कंपन करने में जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
काफी मतलब इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है ना, और समझने लायक है सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम देख चुके हैं कि ये दोनों उल्टा होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड इनवर्स है, उल्टा होता है। तो हम बोल सकते हैं आवर्तकाल यानी टी बराबर क्या होगा, तो 1/n। टी बराबर क्या होगा, 1/n। n यानी आवृत्ति, n यानी आवृत्ति, आवृत्ति, या n नहीं लिखेगा तो यहाँ पर लिख दो क्या, यहाँ लिख दो म्यू। म्यू मतलब भी आवृत्ति, या म्यू नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख दो एफ। एफ मतलब भी क्या, आवृत्ति। एन मतलब यहाँ नहीं समझना है, एन मतलब यहाँ नहीं समझना, आप लोग को तरंग संख्या नहीं समझना है, एन मतलब आवृत्ति समझना है। इसको इस तरह भी सकते हैं, एन यानी आवृत्ति बराबर 1/t, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। क्या हो गया, राइट। अब आगे पढ़ते हैं स्पीड। कहाँ बढ़ते हैं, स्पीड यानी चाल। स्पीड यानी चाल में पहुंचते हैं। चाल क्या है, तो चाल यहाँ समझना, यहाँ चाल आपका वो नहीं है, दूरी बटा समय वाला नहीं ले रहा है, दूरी बटा समय वाला नहीं ले रहा है। हाँ, वो भी नियम पालन करेगा, लेकिन जो मेन फार्मूला वाला वो ले रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चाल को बोलेंगे वेग। क्या बोलेंगे, वेग। और ये फार्मूला एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। वेग बराबर लिखना है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ये हम याद कर लीजिए। वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। या तरंग दैर्घ्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर तरंग दैर्घ्य को f भी लिख सकते हैं, तो f लैम्डा हो जाएगा। या v बराबर तरंग दैर्घ्य को जो है म्यू भी लिख सकते, सॉरी, आवृत्ति को जो है हम f भी लिख सकते हैं, या आवृत्ति को हम म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू गुना लैम्डा। यानी ये क्या हो गया, तो याद रखिएगा, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति को n बोलो या f बोलो या म्यू बोलो, तीनों एक ही हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। क्या v बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो n का उल्टा होता है 1/t, 1/t, तो t चलाया नीचे, t चलाया नीचे, और लैम्डा हो गया ऊपर, लैम्डा हो गया ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन मेरा बन गया क्या, लैम्डा क्या है, दूरी यानी एक तरंग की लंबाई, लंबाई यानी दूरी। लैम्डा क्या है, एक तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य यानी लंबाई, और टी क्या है, समय। तो दूरी बटा समय ना हो गया, तो दूरी बटा समय बराबर क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं वही, v बराबर, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t, टी कहाँ जाएगा, नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा, लैम्डा। क्या बचेगा, लैम्डा। यहाँ भी वही लिख सकते हो, v बराबर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मतलब 1/t, तो t नीचे और लैम्डा ऊपर। बात वही पर गया, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है, अगला देखते हैं तीव्रता। क्या देखते हैं, तीव्रता को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आपका तीव्रता। तीव्रता क्या है, तीव्रता क्या है, तो तीव्रता कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीव्रता क्या है, तीव्रता है मतलब चमक है, चमक दमक है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि जो अनुदैर्घ्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, उसका बात करेंगे, तो तीव्रता उसका कितना लाउडनेस से वो सुनाई दे रहा है। आप लोग ऐसे मोबाइल सुनिए तो कम है, ब्लूटूथ लगा लीजिए उसके बाद सुनिए तो थोड़ा ज्यादा लाउडनेस हो गया। और डीजवा बजा देगा तब, अभी शादी मौसम है ना, बगल में डीजे बाजते रहता है, तो डीजे की तीव्रता और अधिक है। तो तीव्रता होता है उसका लाउडनेस, आवाज का लाउडनेस। लेकिन बोलिएगा तीव्रता तो लाइट में भी होता है, हाँ लाइट में भी होता है। अगर मोमबत्ती जला दिए तो तीव्रता कम है, यदि बल्ब जला दिए तो थोड़ा और तीव्रता हो गया, ट्यूबलाइट जला दिए तो थोड़ा और तीव्रता हो गया। और अगर हम अभी शादी मौसम में वेपर लाइट जलता है, वेपर लाइट जलता है, वेपर लाइटवा जला दिया तो और ज्यादा तीव्रता हो गया। और सूर्य का तीव्रता इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको देख नहीं पाते हैं, आँखें बंद हो जाता है। क्या होता है, आँखें बंद हो जाता है। तो तीव्रता दोनों में होता है, समझ गए होंगे। चलिए तीव्रता हम देख लिए हैं, इंटेंसिटी तीव्रता हम देख लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका तीव्रता आप देख लिए, इंटेंसिटी देख लिए, और तीव्रता का ऐसा ही मात्रा जो होता है वो क्या होता है, तीव्रता यानी शक्ति। किसका शक्ति, तो या तो आवाज की शक्ति या किसका, प्रकाश की शक्ति। शक्ति का सही मात्रक वाट। क्या होता है, वाट। तो यहाँ लिख दिया वाट। क्या लिखे, वाट। और प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना शक्ति दे रहा है, कितना तीव्रता दिखा रहा है। तो याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। किसका सही मात्रक है, तीव्रता यानी इंटेंसिटी का सही मात्रक है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इंडिकेट करते हैं आई से। लेकिन ये वाला थोड़ा छूट गया, एम्पलीट्यूड छूट गया, एम्पलीट्यूड छूट गया। एम्पलीट्यूड को बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम क्या है, देखिए आयाम एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पर हम लिए और यहाँ पर बना दिए हैं अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब बोलेगा आयाम क्या है,
तो आयाम देखिए क्या है, आयाम बोलेंगे शीर्ष से लेके ये जो मध्य में जो स्थित है मध्य स्थिति, इसी को बोलेंगे आयाम, इसी को बोलेंगे आयाम, इसी को बोलेंगे आयाम, यानी ये ऊंचाई जो है इसको बोलेंगे आयाम। तो बोलेगा ये आयाम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका भी ऊंचाई उतने होगा, यानी गर्त से लेके मध्य स्थिति तक की ऊंचाई को, गहराई को आयाम। ये भी आयाम, ये भी आयाम, ये भी आयाम, और इसका इसका ऊंचाई बराबर होगा। यहाँ बड़ा छोटा बन गया लेकिन ऊंचाई बराबर होता है। या तो ऊपरा वाला माप लो या नीचे वाला माप लो, ऊपरा वाला माप लो या नीचे वाला माप लो, इसी को बोलते हैं आयाम। आयाम यानी ए, आयाम यानी ए। कभी भी दोनों के एक साथ नहीं मिला के, ऊपरा और निचवा दोनों के एक साथ मिला के आयाम नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा दो गो आयाम हो जाएगा, दोनों को मिला के बोलेंगे 2a हो जाएगा, ठीक है ना। आयाम समझ गए होंगे। और आयाम के कारण जो है लाउडनेस बढ़ता है, लाउडनेस बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयाम को क्या है, आयाम यानी ऊंचाई, ऊंचाई यानी मीटर, तो ऊंचाई को मापते हैं मीटर में, तो ऐसा मात्रक मीटर, मीटर इंडिकेट करेंगे ए से। कैसे करेंगे, ए से। अब नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है, समझिएगा। नोड मतलब होता है गांठ, क्या होता है, नोड मतलब जो होता है वो होता है गांठ। क्या होता है गांठ, जैसे देखिए हम ये बना दिए, ठीक है ना, और यहाँ पर कर दिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अपे रह गया, ठीक है ना। तो नोड किसे बोलेंगे, गांठ कहाँ बन रहा है, दो गो जहां मिलेगा वहां गांठ बनेगा। देखिए ये रेखा जो गया है ये, और ये यहाँ एक गांठ बन गया। कलर हम दूसरा ले रहे हैं, देखिए फिर एक गांठ यहाँ बन गया, ठीक है ना, एक गांठ यहाँ बन गया। तो ये गांठ है तो ये नोड है, क्या है, ये है नोड, ये है नोड, ये क्या है नोड है, ये क्या है नोड है, क्या है नोड है। तो बोलेगा इंटर नोड कहाँ है, जहाँ गांठ नहीं है वहाँ इंटर नोड है, जहाँ गांठ नहीं है वहाँ इंटर नोड है। यहाँ गांठ नहीं है तो ये इंटर नोड हो गया, ये भी इंटर नोड हो गया, ये भी इंटर नोड हो गया, ये भी इंटर नोड हो गया। इंटर नोड इंटर नोड इंटर नोड इंटर नोड इंटर नोड इंटर नोड हो गया। समझ आ गया ना। आप पूछेगा कि एक दो नोड के बीच की दूरी क्या होगा, दो नोड के बीच की दूरी क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो हम बताए थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपन हो गया, यानी हो गया तरंगधर, यानी लैम्डा। क्या हो गया है, लैम्डा हो गया है। लेकिन दो नोड तो इतने हो रहा है, दो नोड तो इतने हो रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था लैम्डा, लेकिन दो नोड के बीच की दूरी इतने हो रहा है, यानी दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा के आधा, यानी लैम्डा बाय 2 होता है। क्या होता है, लैम्डा बाय 2 होता है। फिर पूछेगा बताइए, अच्छा बताइए कि एक नोड और एक इंटर नोड के बीच की दूरी कितना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक नोड, ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये मेरा क्या है नोड, क्या है नोड, और ये यहाँ क्या है इंटर नोड। देखिए ये दो नोड के बीच की दूरी था लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लेकिन एक नोड और एक इंटर नोड, इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा, यानी इतने हो गया, यानी लैम्डा बाय 2 के आधा, यानी लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों भी समझ गए हैं। और ये लंबाई है यानी दूरी है, तो दूरी है तो ऐसा मतलब मीटर हो जाएगा, कोई सोचना नहीं है, ठीक है ना, सोचना नहीं है। चलिए तो अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, मजा आ रहा है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, नया चीज सीखने को मिल रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बारह बोलते हैं आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि चैनल बहुत आगे बढ़े। और 6-15 में लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, उससे जरूर जुड़िए, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं वीडियो में, तो मेरा मेहनत पानी में चल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ गए, आगे जो बढ़ गए हैं ये पढ़ने जा रहे हैं लास्ट। लास्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम देख लिए हैं, ये देखने आ गए। अब पढ़ेंगे क्या, तो वही विद्युत चुंबकीय तरंग जो अनुप्रस्थ भी था, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बहने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम मिल गया तब भी खुश, नहीं मिला तब भी खुश, वो मगन है, मगन है, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन। तो वो 7 था, कितना था 7, एक था गामा, एक था एक्स, एक था पराबैंगनी, एक था दृश्य, एक था अवरक्त, एक था सूक्ष्म, एक था दीर्घ। गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी को बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट से भी ज्यादा अल्ट्रा, तो अल्ट्रा वायलेट। दृश्य किरण, दृश्य किरण के अंतर्गत आएगा 7 गो, विबजियोर, विबजियोर यानी बैगनी उगनी, देखे तो इसमें आएगा विबजियोर, VIBGYOR, विबजियोर यानी बैगनी, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसी में रह जाएगा, इतने के अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। दृश्य किरण के अंतर्गत ही रह जाएगा, विजिबल लाइट के अंतर्गत रह जाएगा। लेकिन रेड से भी ज्यादा खतरनाक, रेड से भी ज्यादा तरंगधर होगा अवरक्त का, वो आगे देखेंगे। अवरक्त यानी इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म यानी माइक्रोवेव, और दीर्घ यानी मैक्रो रेडियो वेव। चलो देखते हैं आप इसको, थोड़ा ध्यान देखिएगा। हम एक चीज बताने आप लोग को जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या बताने जा रहे हैं।
ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। हम बता रहे हैं आप लोग को कि अगर नीचे से गामा से हम आएंगे किधर, दीर्घ रेडियो तरंग की ओर आएंगे, ऊपर से अगर नीचे आए, ऊपर से अगर नीचे आए, ऊपर से अगर नीचे आए, तो क्या चीज में वृद्धि होगा और क्या चीज में कमी होगा ये देखते हैं। क्या चीज में वृद्धि और क्या चीज में कमी होगा ये देखते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या चीज में वृद्धि और क्या चीज में कमी होता है। तो देखते हैं, चलिए देखिए। तो ऊपर से नीचे यानी गामा से एक्स, एक्स से पराबैंगनी, पराबैंगनी से दृश्य, दृश्य से अवरक्त, अवरक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से दीर्घ आएगा तो क्या चीज में फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। फिर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये क्या है? ये कंपन ज्यादा बार कौन कर रहा है? जो जितना बार ज्यादा कंपन कर रहा है, कम टाइम में जितना ज्यादा कंपन कर रहा है वो है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। ये देखिए मक्खी की तरह भिन भिना रहा है, भिन 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 भिन, यानी कंपन ज्यादा ये कर रहा है। अगर कंपन ज्यादा करेगा तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कम होगा, उसके ज्यादा बीच की दूरी यहाँ ज्यादा होगा, उससे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, उससे ज्यादा यहाँ हो जाएगा, उससे ज्यादा यहाँ पर होगा, उससे ज्यादा दूरी यहाँ होगा और सबसे ज्यादा दूरी यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कंपन ज्यादा कर रहा है यानी आवृत्ति ज्यादा हो गया। कंपन ज्यादा करेगा तो आवृत्ति ज्यादा, लेकिन तरंगदैर्घ्य कम, तरंगदैर्घ्य कम, तरंगदैर्घ्य कम। तो ऊपर में आवृत्ति ज्यादा होता है, नीचे आते हैं तो आवृत्ति कम होता है। आवृत्ति क्या होता है? कम होता है। ये इतने स्थान में बहुत बार कंपन कर लिया, लेकिन ये इतना बड़ा स्थान ले लिया, लेकिन कंपन जो है लगभग 1.5 बार किया है। कितना बार किया? 1.5 बार किया है, ठीक है ना। तो नीचे आने पर आवृत्ति बढ़ता है, आवृत्ति घटता है। नीचे आने पर आवृत्ति घटता है, आवृत्ति, लेकिन तरंगदैर्घ्य तो बढ़ रहा है ना। देखो दो शीर्ष के बीच की दूरी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। तो बताओ, पूछेगा आवृत्ति सर्वाधिक किसका होता है? तो गामा की आवृत्ति ज्यादा हो गया है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसका होता है? तो देख लीजिए तरंगदैर्घ्य कितना बड़ा है। तो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक जो होगा वो हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग। अब बोलिएगा कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? बैगनी पढ़े हैं। तो बैगनी पगलवा ये लटक के रह गया, दृश्य किरण में घुसल है बैगनी, ये लटक के रह गया। उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा अवरक्त, यानी लाल से भी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा अवरक्त, और अवरक्त से भी ज्यादा हो जाएगा सूक्ष्म, और सूक्ष्म से भी ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। अब बोलिएगा कम तरंगदैर्घ्य, हम बैगनी पढ़े हैं, तो बैगनी तो ये घुस के रह गया, दृश्य में घुस के रह गया। उससे भी ज्यादा, उससे भी कम तरंगदैर्घ्य होगा पराबैंगनी का, उससे भी कम तरंगदैर्घ्य होगा एक्स का, उससे भी कम होगा गामा का। पिक्चर बॉक्स देख सकते हैं आप लोग। तो ज्यादा कंपन किया तो आवृत्ति ज्यादा, और नीचे आया तो आवृत्ति घट गया, लेकिन तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया है। और आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति मतलब जितना बार कंपन कर रहा है, फटफट 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 फटफट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फटाफट कर रहा है, फटाफट कर रहा है, यानी उसके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी क्या है? ज्यादा है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी घटेगा। इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि ज्यादा बार कंपन कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन नीचे जैसे आएंगे तो एनर्जी घटेगा, और सबसे कम एनर्जी इसका होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, देखिए आप लोग थोड़ा देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तरंगदैर्घ्य, तो ऊपर से नीचे आए तो तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, इतना बड़का हो गया, चाक सा दिखाई दे रहा है, इतना बड़का हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, प्लस हो गया है, लेकिन आवृत्ति घटता है। आवृत्ति मतलब कंपन की संख्या घट जाता है, तो आवृत्ति घटता है, आवृत्ति घटता है। देखो घट गया है, इधर ज्यादा आवृत्ति था, ज्यादा बार कंपन कर रहा था, लेकिन यहाँ घट गया, माइनस हो गया है। फिर निर्वात में चाल, ये काफी इंपोर्टेंट है। निर्वात में चाल, चाहे हम गामा बोले, ऊपर से नीचे किसी का बोले, गामा बोले, एक्स बोले, पराबैंगनी बोले, दृश्य बोले, या अवरक्त बोले, या सूक्ष्म बोले, या दीर्घ बोले, निर्वात में चाल समान होता है। ये बढ़ता घटता नहीं है, यही क्वेश्चन पूछता है। निर्वात में चाल, निर्वात में चाल समान होता है। समान होता है तो कितना होता है? तो निर्वात में, वैक्यूम में चाल सभी का प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये पगलवा निर्वाते के लिए सिर्फ होता है। अगर मीडियम बदला यानी ठोस, द्रव या गैस अगर कोई भी आ गया तो ये पालन नहीं करेगा, बोलेगा पालन नहीं करो, अब हम भाग लियो, ठीक है ना। तो माध्यम में चाल, तो माध्यम में चाल क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस होगा, यानी बढ़ेगा। माध्यम में चाल ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। अब बोलेगा क्यों बढ़ेगा? तो देखो ना तुम, ऊपर में जो था ना वो छोटा छोटा डेग मार रहा था, छोटा छोटा ऐसे करके, छोटा था बचवा वाला डेग चला रहा था, बच्चा जैसा बोल रहा था, बच्चा जैसा। लेकिन जैसे नीचे आया तो लंबा लंबा डेग मार रहा है, फान रहा है, आह इतना बड़ा फान रहा है, दिखाई दे रहा है। तो फाने का बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा, तो क्या होगा? तब इसका जो होगा चाल बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ेगा? तो माध्यम में, निर्वात में नहीं। निर्वात में बोलेगा सब कोई बराबर ही हो, आर्टिकल नंबर 14 के पालन कर रहे हैं, समानता का अधिकार सबके पास है।
लेकिन माध्यम में ये सब बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ऊर्जा तो बता चुके हैं, जो ज्यादा बार कंपन करेगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसका ऊर्जा ज्यादा है। तो वहां पर गामा किरण ज्यादा बार कंपन कर रहा था, आवृत्ति ज्यादा था तो ऊर्जा भी ज्यादा, लेकिन नीचे आएंगे तो ऊर्जा घटेगा घटेगा। अपवर्तन मतलब मुड़ना, अपवर्तन मतलब मुड़ना। तो जो ज्यादा कंपन करेगा वो ज्यादा मुड़ेगा। अप डाउन ये मुड़ियन रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये मुड़ रहा है। क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। ज्यादा कौन मुड़ रहा है? ज्यादा मुड़ रहा है गामा, गामा ज्यादा मुड़ रहा है, यानी अपवर्तन ज्यादा हो रहा है, अपवर्तन उसका ज्यादा होगा। अब है परिकीर्णन, यानी नीचे आएंगे तो अपवर्तन घटेगा, अपवर्तन घटेगा। अब आगे परिकीर्णन, परिकीर्णन क्या होगा? परिकीर्णन मतलब होता है छितराना। परिकीर्णन मतलब होता है कि प्रकाश का किसी कण से टकरा कर छितरा जाना और छितरा के भीतरा जाना, ठीक है ना। तो परिकीर्णन यहाँ पर क्या है? परिकीर्णन है। तो छितराएगा ज्यादा कौन? तो जो ज्यादा उछलेगा वो ज्यादा छितराएगा, जो ज्यादा उछलेगा वो ज्यादा छितराएगा। तो उछल ज्यादा कौन रहा है? तो ऊपर वाला एकदम फटाफट फट 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो फट फट ऊपर नीचे होगा तो ज्यादा छितराने का चांस उसी का बन रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो छितरा जाएगा। तो ऊपर में क्या होता है? परिकीर्णन अधिक होता है और नीचे आने पर परिकीर्णन घट जाता है। अब आता है विवर्तन। विवर्तन क्या है पता है? किनारे से मुड़ जाना, किनारे से जो है मुड़ के आगे बढ़ जाना तरंग को विवर्तन कहलाता है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो पड़ोसियों वाला घरा में जो है मेरा आवाज जो है दीवार से टकरा कर किनरवा से मुड़ के उसके घरा में गली गुच्ची होते हुए उसके घरा में पहुंच गया होगा, ये विवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? विवर्तन हुआ है। तो ध्वनि में विवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश में नहीं के बराबर विवर्तन होता है, प्रकाश में नहीं के बराबर विवर्तन होता है। ऐसे हाथ करेंगे तो यहाँ अगर लाइट अगर मारेगा, देखो थोड़ा बड़ा छांव बन रहा है, यानी इधर से पार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं बोलेगा ओ तो अगुआ हम आएंगे नहीं ना, हम ऐसे जैबो और ऐसे मुड़ के ऐसे जैबो, इस तरह ना होता है। यानी मुड़ के नहीं जाता, सीधा रेखा में गमन करता है, लेकिन ध्वनि मुड़ जाता है। तो ध्वनि में विवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश में नहीं के बराबर विवर्तन होता है। लेकिन 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 प्रकाश में ध्रुवन होता है, लेकिन ध्वनि में नहीं के बराबर ध्रुवन होता है। तो विवर्तन ज्यादा किसका होगा? सिंपल बात है, जो ज्यादा छटपटा रहा है, ज्यादा कौन छटपटा रहा है? तो गामा ज्यादा अटल पटल कर रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, तो विवर्तन ज्यादा होगा गामा का, यानी ऊपर में विवर्तन ज्यादा होगा और नीचे आएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। चलिए ये सब देख लिया है ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक होता है दृश्य किरण। क्या होता है दृश्य किरण? दृश्य किरण में आता है आपका 7 गो। कितना आता है? 7 गो। कौन कौन आता है? तो आता है विभजियोर, भी आई, थोड़ा यहाँ पर कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। आता है विभजियोर, भी आई बी जी वाई ओ आर, विभजियोर। बैगनी, इंडिगो, बैगनी बी फॉर वायलट यानी बैगनी, आई फॉर इंडिगो मतलब जामुनी, बी फॉर ब्लू यानी नीला, जी फॉर ग्रीन मतलब हरा, और वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, आर मतलब रेड। देखिए ये इसी के अंदर रह गया, दृश्य किरण के अंदर ही 7 रंग है जो हमको दिखाई देता है। तो इसमें भी नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा, निर्वात में चाल, निर्वात में चाल जो है इसका समाने रहेगा। फिर माध्यम में चाल बदलेगा, माध्यम में चाल क्या होगा? बढ़ेगा, इसलिए लाल का चाल अधिक हो जाता है। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, ऊर्जा इसका घटेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हो गया बैगनी का, सबसे कम हो गया लाल का। अपवर्तन, सबसे अधिक अपवर्तन नीचे आएंगे घटेगा, अपवर्तन जैसे आएगा नीचे घटेगा। परिकीर्णन तो नीचे आएंगे तो घटेगा, ज्यादा हो गया इसका। और विवर्तन तो नीचे आएगा तो घटेगा, ज्यादा हो गया इसका। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होगा? तो नीचे आओ तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बढ़ता है, यानी लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो गया है और बैंगनी तरंगदैर्घ्य कम हो गया है। लेकिन बोलेंगे यही कि आवृत्ति, क्या बोलेंगे? आवृत्ति। तो आवृत्ति नीचे आने पर घटता है, यानी बैंगनी का आवृत्ति अधिक हो गया है और लाल का आवृत्ति कम हो गया है। लेकिन इस तरह अगर ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, और ऑप्शन दे दिया क्या? लाल दे दिया है, बैंगनी दे दिया है, नीला दे दिया और अवरक्त डाल दिया। फंसाने के लिए क्या डाल दिया? अवरक्त यानी इंफ्रारेड। तो क्या करिएगा? लाल मारिएगा, चल गया भैंसिया पानी में, ठीक है ना। लाल मारिएगा तो भैंसिया चल जाएगा पानी में। चूंकि यहाँ देखिए लाल तो यहाँ तक रह गया, लाल तो इसी के अंदर रह गया, लेकिन लाल से आगे निकल गया, इसके आगे क्या है? अवरक्त। और नीचे आने पर क्या होता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तो अवरक्त का तरंगदैर्घ्य और ज्यादा हो गया, लाल से भी ज्यादा हो गया, लाल से भी ज्यादा हो गया है। और अवरक्त से भी ज्यादा होगा सूक्ष्म, और सूक्ष्म से भी ज्यादा होगा दीर्घ, और दीर्घ से भी ज्यादा कुछ नहीं, 7 को तो होबे करता है। चलिए समझ आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका उपयोग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उपयोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो उपयोग इसका देख लेते हैं। चलिए तो उपयोग देखते हैं, क्या रखते हैं? उपयोग। देखिए गामा किरण का उपयोग कहाँ करेंगे? तो गामा किरण का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में।
कैंसर का उपचार कैसे होता है, तो इसका उपचार होता है रेडियोथेरेपी विधि के द्वारा। रेडियोथेरेपी विधि के द्वारा पूछेगा बताओ किस किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो बोलना है गामा। क्या बोलना है? गामा किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर का उपचार जिस विधि का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर का उपचार किस समस्थानिक, किरण नहीं, किरण पूछेगा तो गामा, किस समस्थानिक से होता है? कोवार्ट 60, कोवार्ट 60 से होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर भोजन को संरक्षण में, भोजन को अगर संरक्षण रखना है, बहुत दिन तक भोजन खराब नहीं हो, ऑक्सीकरण नहीं हो, उसमें फंक्स नहीं लगे, तो गामा किरण में रखो और हम भोजन सुरक्षित रहेगा। लेकिन पूछेगा भोजन को सुरक्षित में, तो किरण पूछेगा तो गामा बोलना है। लेकिन कौन अम्ल रखता है, अम्ल पूछेगा तो बोलना है सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनोएट। अगर सोडियम बेंजोनेट नहीं रहे तो ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल मार लेंगे। आगे देखते हैं पीईटी स्कैन। अब पीईटी स्कैन क्या है? तो एक प्रकार का सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन से थोड़ा एडवांस लेवल है पीईटी स्कैन। अब पीईटी का फुल फॉर्म क्या हुआ था? इसमें भी आदमी को मशीन में डाल देता है, पूरा बॉडी को स्कैन कर लेता है। लेकिन गामा किरण से स्कैन करेंगे तो उसे बोलेंगे पीईटी स्कैन, और एक्स किरण से स्कैन करेंगे तो उसे बोलेंगे सीटी स्कैन। अब पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीईटी फुल फॉर्म होता है पी फॉर पॉजिट्रॉन, पी फॉर पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, और ई फॉर इमिशन, ई फॉर इमिशन, और टी फॉर टोमोग्राफी, टी फॉर टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। समझ आ गया होगा ना? तो पीईटी स्कैन में गामा किरण। लेकिन सीटी स्कैन में देख लेते हैं फिर, तो ठीक है। सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन में एक्स किरण, सीटी स्कैन में पूरा बॉडी को स्कैन करता है, सीटी स्कैन में एक्स किरण। फिर टूटा हुआ हड्डी, हड्डी भी स्कैन होता है। टूटा हुआ हड्डी को जांच करने में कहाँ टूट गया, कहाँ फूट गया है, तो एक्स रे, एक्स मतलब रे मतलब किरण, तो एक्स रे यानी एक्स किरण, एक्स किरण का प्रयोग होता है सिक्योरिटी के जांच में। आप लोग तो हमेशा जांच करवाते रहते हैं, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ बोलता है जितना भी धातु है सब खोल दो, चाहे कड़ा पहन लो, कान वाला हो, नाक वाला है, सब खोल दो, क्योंकि जांच करेंगे तो धातु नहीं रहना चाहिए, तो टुई 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 करेगा। तो जो मशीन से जांच करता है उससे निकलता है एक्स किरण निकलता है, तो सिक्योरिटी में एक्स किरण। एयरपोर्ट पर जाइए तक पूरा बॉडी का जांच होगा तो वो क्या है? एक्स किरण की मदद से जांच करता है। आप इतना बड़ा बड़ा बैग ले गए हैं, एयरपोर्ट में बैग अगर ले जा रहे हैं तो उसका भी जांच होता है। अब तो बड़ा बड़ा स्टेशन में भी जांच होने लगा है। वो आपका बैग को एक मशीन से गुजारेगा, अगर बैग में रहेगा कोई हथियार उथियार रहेगा तो टू 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 करने लगेगा, तो हो जाएगा एक्सरे। क्या हो जाएगा? एक्सरे। पूछेगा अणु की संरचना, अणु की संरचना बोले तो कोई पदार्थ है, हीरा का संरचना कैसा होता है, ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, उसमें कहीं दरार तो नहीं है, ये जांच करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी, पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट का, अल्ट्रा वायलेट का, अल्ट्रा वायलेट का जांच उपयोग होता है फौर्जरी में। अब तो फौर्जरी बहुत ज्यादा होने लगा। नकली नोट जो हो जाता है तो नकली नोट को पकड़ेगा पराबैंगनी किरण से, फौर्जरी की जांच करेगा। नकली आधार कार्ड बना लिए तो ये पराबैंगनी किरण बता देगा नकलिया हो। नकली वोटर कार्ड बना लिए पराबैंगनी किरण बता देगा। नकली जो है आप सर्टिफिकेट बनवा लिए तो पराबैंगनी किरण बता देगा नकली है। तो नकली यानी फौर्जरी को जांच में पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है। फिर आप लोग सुनते होंगे हेमा मालिनी पूरा प्रचार करती है, ठीक है ना, बसंती, ठीक है ना, तो वो पूरा प्रचार करती है कि आरओ प्लस यूवी, आरओ अपनाओ और स्वच्छ पानी पियो और बीमारी को दूर भगाओ। प्रचार सुने हैं ना? तो आरओ मतलब हो गया मशीनानामा, और यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण क्या करेगा? पानी को न पानी में नष्ट, पानी में स्थित सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगा, एकदम शुद्ध पानी प्राप्त होगा। तो आरओ प्लस यूवी, आरओ प्लस यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरण से पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारा जाता है। किसके मदद से? पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरण के मदद से। फिर विटामिन डी, हम लोग जानते हैं कि सुबह सुबह बोलता है कि जाके धूपा में बैठ, घर हम की करब वहीं धूप में जाकर बैठेगा ना तो धूपा में विटामिन डी मिलेगा, शरीर में एकदम विटामिन डी मिलेगा, कमी नहीं होगा। और लेकिन धूप में बैठने पर शरीर काला हो जाता है, ठीक है ना, एकदम कलुआ हो जाइएगा, ठीक है ना, तो वो मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण होता है। अब बोलेगा कि पराबैंगनी किरण तो हम सुने थे कि बहुत खतरनाक होता है, इससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं पराबैंगनी किरण से हमको विटामिन डी बनता है, शरीर में बनता है। हाँ सही है, पराबैंगनी किरण एक टाइप के थोड़े है, आप लोग भी एक टाइप के ना है, बहुत टाइप के है। कोई सुत के देख रहे हैं तो कोई उठ के देख रहे हैं, कोई गुरक के देख रहे हैं, कोई झुक के देख रहे हैं। तो पराबैंगनी किरण भी
तीन टाइप का होता है, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। ये बोलेगा हमारा पास कोई दुश्मनी न है और फायदे ही पहुंचाएंगे। लेकिन जो खच्चर है वो है सी। कौन है? सी जो है बहुत खतरनाक है। ये जहां आ गया तो आपका शरीर में त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो सी के बाबू वहां ऊपर में खड़ा है के ओजोन परत। ओजोन परत बोलेगा खबरदार, जब तक हम है तुम पृथ्वी पर जाएगा, खबरदार। तो ओजोन परत जो है सी को रोक लेता है, लेकिन ए को बोलता है तुम बहुत अच्छा हो, तुम जो 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 तुम जाओ, आराम से जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ए को जाने देता है, बी को भी जाने दे देता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसको भी रोक लेता है। सी को नो एंट्री, इसकी तो गलियों में नो एंट्री, ठीक है ना। तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है हमारे शरीर में पराबैंगनी से। टैनिंग, टैनिंग क्या होता है? टैनिंग होता है चर्म शोधन, यानी चर्म को शोधन करने में, चर्म को एकदम फ्रेश बनाने में, चमड़ा को फ्रेश बनाने में। आप देखते होंगे जूता वाला चमड़ा का होता है, कोट किसी का चमड़ा का होता है, बेल्ट चमड़ा का होता है, घड़ी पहनते तो उसका फीता चमड़ा का होता है, ढोलक बजाते हैं, नगार संग ढोल बाजे तो ढोल में भी चमड़ा होता है। तो उसका जो सफा किया गया है, जो ट्रेनिंग किया गया है, चमड़ा शोधन किया गया है, वो होता है किससे? पराबैंगनी किरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य किरण का खोज किया था न्यूटन। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। लेकिन इसका उपयोग कहाँ है? प्रकाश संश्लेषण में। पता है कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, और सूर्य के प्रकाश को हम देख सकते हैं। तो दृश्य किरण यानी विजिबल लाइट का प्रयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कौन प्रकाश में होता है? लाल 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 लाल, लाल में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। कम किस में होता है? बैगनी में। कम किस में होता है? बैगनी में। और बिल्कुल नहीं होता हरा में। हरा क्यों नहीं होता है? बोलता है पगलवा हम तो पूरे, पेड़ पौधा बोलता है कि हम तो पहले से पूरे हरे हैं, कितने हरा हमको देगा? नो पसंद, ठीक है ना, आई डोंट लाइक। तो हरा में जो है, हरा में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है ना। लाइफाई, लाइफाई, एल आई मतलब लाइट, तो लाइट यानी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। तो लाइफाई जैसे होता है वाईफाई, उसी प्रकार होता है लाइफाई, यानी लाइट के रफ्तार से चलेगा जब तरंग, तो उसे बोलेंगे लाइफाई, लाइफाई। तो लाई मतलब लाइट और फाई मतलब फिडेलिटी। तो लाइफाई का उपयोग अभी भारत में ना होता है, अमेरिका में होता है। तो लाइफाई में भी कौन किरण? दृश्य किरण। फिर यहाँ देने, लेकिन बोलेगा वाईफाई, क्या बोलेगा? वाईफाई। तो वाईफाई में हो जाएगा आपका सूक्ष्म, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंग। वाईफाई आप लोग बोलते हैं वाईफाई लगवा लीजिए, वाईफाई लगवा लीजिए, लेकिन गांव में वाईफाई पहुंचा नहीं, तो वाईफाई में होता है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेजर लाइट, लेजर लाइट हम लोग बच्चा में जो है ले लेते थे और ऐसे लटवा मारते थे, कभी सांप बन के, कभी बिच्छा बन के, कभी बिंदु बन के जाता था, तो काफी अच्छा लगता था। और उसमें एक वर्णी प्रकाश होता है, यानी एक के वर्ण का प्रकाश होता है, या लाल तो खाली लाले होगा, ठीक है ना, एक वर्णी प्रकाश होता है लेजर में, ठीक है। लेकिन अभी लेजर लाइट इतना खतरनाक आ गया कि आपका जो है बीमारी को भी इलाज उससे किया जाता है। गठिया लोग का तो इलाज ऐसे कर देगा, ठीक है ना। और लेजर लाइट इतना खतरनाक आ गया, किसी का जान भी ले लेता है। दूर से मारेगा लाइट, आपका शरीर पर जाएगा, शरीर 2 टुकड़ा में बट जाएगा। तो लेजर लाइट इतना खतरनाक आ गया है, लेकिन उसको देख सकते हैं, यानी दृश्य किरण में लेजर लाइट का प्रयोग होता है। लेजर लाइट में दृश्य किरण का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, बाय स्टिमुलेटर, स्टिमुलेटर, ई फॉर इमिशन, ई फॉर इमिशन, ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन। तो फिर बोल देते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश, वन विक्षेपण, प्रकाश 7 रंग में बट जाता है, उसको देखते हैं तो कौन किरण? दृश्य किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि अवरक्त, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका खोज किए थे विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने किए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टीवी का रिमोट, इसे देखिए ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है ना, इसको दाबेंगे चालू हो जाएगा, दाबेंगे बंद हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, इससे कौन किरण निकलता है? जो समझ जाता है पगलवा, हमने समझ पाते हैं लेकिन समझ आता है, तो इससे निकलता है अवरक्त किरण। क्या निकलता है? अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरण निकलता है, इंफ्रारेड किरण निकलता है, ये समझ जाता है, टीवी समझ जाता है। तो टीवी रिमोट में क्या निकलता है? इंफ्रारेड किरण यानी अवरक्त किरण। सेंसर, सेंसर होता है ना, सेंसर आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर मॉल में जा रहे हैं, जैसे वहां पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया, सिम सिम दरवाजा खुल जा, और फिर घुस गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, सिम सिम दरवाजा बंद हो जाए, ठीक है ना। फिर आप लोग अभी देखे होंगे, कोरोना काल में देखे होंगे, कोई दुकान में गए होंगे तो वहां पर हाथ रखते होंगे तो सैनिटाइजर अपने आप निकलने लगता होगा आपका हाथ, यानी सेंसर लगा होता है, तो उससे जो है अपने आप निकलने लगता है। तो ये भी क्या है? तो इसमें प्रयोग होता है इंफ्रारेड। क्या प्रयोग होता है? इंफ्रारेड का प्रयोग, यानी अवरक्त का प्रयोग होता है। कितना जगह देखते होंगे, बड़ा हॉस्पिटल में या मॉल में 2 मशीन लगल है, आदमी जैसे घुसा तो उसको पूरा शरीर पर मारा, सैनिटाइजर मारा, पूरा शरीर में उसको सैनिटाइज कर दिया था। तो सेंसर लगा है। गाड़ी को जो है अब टच कीजिएगा तो टू 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 करने लगेगा, सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के बहुत बड़ा कमाल है, ठीक है ना। तो सेंसर में होता है किसका प्रयोग? तो ये होता है अवरक्त।
अब आते हैं हीट, कहाँ आते हैं हीट। तो देखिए जितना भी किरण है गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, सूक्ष्म, दीर्घ, ये हीट पैदा नहीं करता, गर्मी पैदा नहीं करता। गर्मी कौन पैदा करता है? गर्मी पैदा करता है आपका अवरक्त यानी इंफ्रारेड। बोलेगा हीट कौन पैदा करता है? तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड पैदा करता है। पृथ्वी गर्म किससे होता है? किस किरण से होता है? किस तरंग से होता है? तो इंफ्रारेड तरंग से होता है। लेकिन वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। अब रहता है नाइट विजन। अगर नाइट में आपको फोटो लेना है तो खिंच मेरा फोटो, तो फोटो लेना नाइट में। नाइट में अगर फोटो लेंगे तो नाइट या कुहासा वाला मौसम में फोटो लेंगे तो उसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण यानी नाइट विजन में अवरक्त किरण। फिर आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म या लघु, जिसका खोज किए थे हर्ट्ज। किसने किए थे? हर्ट्ज ने किए थे। इसका उपयोग कहाँ होता है? ब्लूटूथ में बता चुके हैं। ब्लूटूथ लगा के आप लोग गाना सुनते हैं तो ब्लूटूथ से निकलता है सूक्ष्म। ब्लूटूथ छोटा होता है तो सूक्ष्म यानी माइक्रो, माइक्रो तो ब्लूटूथ में हो गया है। मोबाइल भी छोटे होता है। मोबाइल क्या होता है? छोटे होता है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मोबाइल भी छोटा होता है तो छोटा यानी लघु, लघु यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी माइक्रो, ठीक है ना। फिर वाईफाई, आप लोग बोलते हैं हेलो कौन, तो उधर से बोलता है मैं बोल रहा हूँ, यानी माइक्रोवेव का कमाल है, ठीक है ना। फिर तो वाईफाई, वाईफाई में भी वाईफाई लगवाएंगे तो वाईफाई में भी माइक्रोवेव, क्या होगा? माइक्रोवेव। पुलिस रडार, पुलिस रडार जो होता है वो बता देता है, रडार बता देता है कि वो गाड़ी इतना स्पीड से आ रहा है, उसको रोको, लगा धक्का मार के आ रहा है। तो पुलिस रडार, पुलिस रडार में भी माइक्रोवेव। और ओवेन, ओवेन आप एक मशीन है जिस पर आप लोग बैठ भी जाइए, हाथ भी रख दिए तो गर्मी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी पैदा करने वाला है अवरक्त है। लेकिन पगलबग खनमा जो है अपने आप बन जाता है, बर्तन जो है अपने आप धीप के जो है उसमें खाना फटाफट बन जाता है। ये कैसे हो गया? तो उससे निकलता है माइक्रोवेव। क्या निकलता है? माइक्रोवेव। उस पर बैठ जाइए आपको गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन खाना फटाफट बन जाता है। ओवेन, क्या हो गया? ओवेन। आगे बढ़ते हैं दीर्घ रेडियो तरंग, देख लेते हैं कि वहां पर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किए थे जी मार्कोनी। किसने किए थे? जी मार्कोनी किए। इसका उपयोग कहाँ होता है? रेडियो से एफएम पर सुनते हैं कि आप पटना आकाशवाणी से सुन रहे हैं, आज जो है भूकंप आने वाला है, इतना आदमी मर गया, इतना आदमी कट गया, आप लोग रजाई के अंदर घुसे हैं, ठंडा बढ़ गया, तो एफएम रेडियो क्या हो गया? एफएम रेडियो। एफएम रेडियो में जिस तरंग का प्रयोग होता है, रेडियो जिससे चलता है वो क्या है? वह दीर्घ रेडियो तरंग। ये सब होता है आयन मंडल से परिवर्तन होता है। फिर टीवी, टीवी रिमोट नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे बड़का टीवी आ जिसमें आप देखते हैं, फिल्म देख रहे हैं, भोजपुरी जो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो चल रहा है वो चल रहा है दीर्घ रेडियो तरंग से। दीर्घ रेडियो तरंग से रिमोटवा नहीं बोले हैं, टिबिया बोले हैं, ठीक है ना। ये बड़का जो चलाएंगे उसमें फिल्म लगा देंगे तुम लोग को देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलेगा किससे? तो चलेगा ये दीर्घ रेडियो तरंग से। फिर देखिए यहाँ पर सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ होता है? बहुत दूर होता है और उसको यहाँ इसरो में बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो ये भी होता है किससे? तो दीर्घ रेडियो तरंग से। दूर है तो दीर्घ रेडियो तरंग। फिर होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का उपयोग होता है दूर देखने के लिए। दूर है तो दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। वॉकी टॉकी, पुलिस जो है वॉकी टॉकी रखता है, हेलो 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 हेलो, यहाँ से गाड़ी धक्का मार के गया है, पूरब गया, पश्चिम गया, आप वहां पर लग जाइए, उसको पकड़ लीजिए। तो वॉकी टॉकी क्या होता है? वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में भी क्या होता है? वॉकी टॉकी में भी दीर्घ रेडियो तरंग का यूज होता है। रडार, 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 रडार आप लोग जानते हैं कि किसी भी पिंड का, वायुयान हो या रॉकेट हो, उसके गति को मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। उसका स्थिति को मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार में भी दीर्घ रेडियो तरंग। कैसे याद रखेंगे? तो रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। RS, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। और सोनार का फुल फॉर्म होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का प्रयोग होता है समुद्र में छुपा हुआ वस्तु को पता लगाने में, ठीक है ना। चलिए सब देख लिए, सारा उपयोग देख लिए हैं। अब फटाफट देखते हैं गामा किरण का खोज किसने किया था? गांव में। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, कौन? रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड थे, याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तो हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल। एक रदरफोर्ड थे, ये 3 पत्थर लिए। कितना पत्थर लिए? 3 धातु का पत्थर लिए थे। ये मान लो कि सोना का है, ये एल्युमिनियम का हो गया, और ये हो गया शीशा का। किसका? तो शीशा का। तो ये किरण को भेजे थे, किरण को भेजे थे तो इसी में सोने में टक्के लग गया। दूसरा भेजे थे तो एल्युमिनियम को पार नहीं कर पाया, और तीसरा भेजे थे तो वो शीशा तक पहुंच गया, शीशा तक पहुंच गया। जो कम दूरी तक गया उसको बोल दिए अल्फा, जो इस यहाँ एल्युमिनियम तक पहुंच गया उसको बोल दिए बीटा, और जो शीशा तक पहुंच गया उसको बोल दिया गामा। क्या बोल दिया? गामा। अब बताइए आप लोग किसका भेदन क्षमता अधिक है? अरे अंदरो रहेगा बता देगा, यानी सुन के बता देगा।
तो गामा का भेदन क्षमता अधिक है, क्योंकि ये सब को भेद के यहाँ तक पहुँच गया, तो गामा का भेदन क्षमता अधिक होता है। और अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है। बीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। और गामा में कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, यानी आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा अल्फा बीटा गामा में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? अब बताओ, विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 बताए थे, उसमें क्या अल्फा बताया? नहीं। बीटा बताया? नहीं। गामा बताया? हाँ बताए थे। तो गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और गामा विद्युत चुम्बकीय है, ये आवेशहीन होता है। जितना भी सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग है सब आवेशहीन होता है, किसी पर आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या अल्फा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं। बीटा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं। गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? हाँ है, हाँ है, ठीक है ना। कैथोड किरण विद्युत चुम्बकीय है? नहीं। एनोड किरण विद्युत चुम्बकीय है? नहीं। तो खाली गामा है। क्या है? गामा है, और 7 गो एन है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा तो अल्फा बीटा गामा के बारे में खोज कर दिया रदरफोर्ड। कौन कर दिया? रदरफोर्ड। अब बता रही है अल्फा जो है प्लस है, बीटा जो है माइनस है, गामा कोई आवेश नहीं होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड जो है ये नहीं बता पाए थे कि गामा जो है ना, ये विद्युत चुम्बकीय किरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये रदरफोर्ड साहब नहीं बताए थे। लेकिन कौन बताए थे कि गामा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो बताने वाला था पॉल विलार्ड। कौन था? पॉल विलार्ड। तो चलिए पहुंचते हैं वहीं पर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पूछेगा बताओ कि गामा किरण को खोज विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में किसने किया? तो गामा किरण का खोज किया था पॉल विलार्ड। कैसे याद रखेंगे? गांव में बड़का बड़का बिलार होता है, बिलार ना होता है, बिलार होता है। तो गामा में बिलार, तो पॉल विलार्ड, ठीक है ना। पॉल विलार्ड। एक्स किरण का खोज, तो एक्स किरण लोन्टेजन, आपका हड्डी टूटेगा, लोटे हुए अस्पताल जाइएगा तो रोइएगा तो रोन्टेजन, और एक्स किरण से आपका हड्डी टूटेगा कहाँ पता लगा लिया जाएगा। पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट का खोज रीटर। दृश्य किरण का खोज किसने किया था? न्यूटन। अवरथ का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। सूक्ष्म यानी माइक्रोवेव का खोज किसने किया? हर्ट्ज। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया? दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया जी मार्कोनी रेडियो तरंग का खोज कर दिया था, दीर्घ रेडियो तरंग का। अब थोड़ा देखिए आवृत्ति, क्या देखिए? आवृत्ति। तो आवृत्ति याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। हम बताएं सर्वाधिक आवृत्ति गामा होता है, नीचे आने पर घटता है। तो यहाँ 20 से स्टार्ट करो, 20 में से 2 गया 18, ये हो गया गामा का हो गया 18। फिर यहाँ लाओ, और 18 में से 2 गया 16, फिर यहाँ लाओ, 16 में से 2 गया 14, फिर यहाँ लाओ, 14 में से 2 गया 12, फिर यहाँ लाओ, 12 में से 2 गया 10, फिर 10, फिर यहाँ लाओ, 10 में से 2 गया 8, फिर 8 में से 6 घटाओ 2, यहाँ डायरेक्ट नहीं लाना, 8 में 6 घटाओ 2 में से 6 में 4 गया, 8 में 2 घटाओ तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, क्या हो गया? 4। ये हो गया आवृत्ति। क्या हो गया? आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य भी सब कोई निकाल सकते हैं, आप लोग कैसे निकालेंगे तो आपको पता है, क्या पता है? सबके चाल कितना होता है? सबके चाल होता है जितना भी आपका रेडियो तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसका चाल होता है प्रकाश के चाल के बराबर। यानी हम जानते हैं कि v बराबर अभी पढ़े थे क्या? n यानी आवृत्ति गुना लैम्डा। तो v यानी चाल के जगह पर क्या रखेंगे? 3 × 10⁸ रख देंगे। और आवृत्ति पता है, जैसे मान लो को हमको निकालना है गामा किरण का तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो गामा किरण का आवृत्ति पता है कितना है? 3 × 10⁻20 से 10⁻18 है, तो पहले 10⁻20 लिखेंगे तो एक निकल जाएगा तरंगदैर्घ्य, दूसरा 10⁻18 रखेंगे तो दूसरा तरंगदैर्घ्य निकल जाएगा। यानी गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तरंगदैर्घ्य नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तरंगदैर्घ्य आपको रट लेना है, जो अक्सर परीक्षा में पूछता है, दृश्य किरण का पूछता है। दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? देखिए दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है? उसका होता है 3800 गुना 2 करो तो 7800, 3800 गुना 2 करेंगे तो 7800 मिलेगा, 7800 मिलेगा। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। लेकिन कभी कभी पूछ जाता है नैनोमीटर में, तो तरंगदैर्घ्य में -10 मीटर होता है, तो नैनो में -9 होता है। यानी एक जीरो कम करना है, तो एक जीरो जैसे कम करेंगे तो हो जाएगा नैनो, तो हो जाएगा 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर हो जाएगा दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा? दृश्य किरण का तरंगदैर्घ्य। तो वीडियो आपका हुआ खत्म हो गया सोहा। कैसा लगा बताइएगा। सब पॉइंट इंपोर्टेंट था, एक भी पॉइंट इसमें फालतू काबिल नहीं था, ठीक है ना। बहुत से सीखने को मिला होगा, और ऐसा वीडियो जो है अच्छी चीज में आप लोग को कभी नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए कैसा लगा है। और साइंस का इसी तरह वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।